नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई से संबंधित हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, इससे पहले बहुत सारे सेट लगाए जिसमें प्रीवियस से क्वेश्चन थे, मगर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जिसमें 5वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से प्रश्न जरूर आएंगे। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, मात्र आपके पास 4-5 दिन का समय बचा हुआ यूपीएसआई के एग्जाम के लिए, तो आप लोग जी तोड़ ताबड़तोड़ लगा के मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। देखते हैं क्या है आज का प्रश्न पहला। यथार्थ शब्द का अर्थ क्या है? यथार्थ शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, यथार्थ शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे आपको बताना है यथार्थ शब्द का अर्थ क्या है। क्या कल्पना है, वास्तविकता है, सपना है या अनुमान है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, यथार्थ शब्द का अर्थ क्या होगा। 30 सेकंड का आपके पास समय है। 30 नहीं, बस मात्र 15 सेकंड का समय है, क्योंकि पेपर में हिंदी के लिए 15 सेकंड बहुत होते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, यथार्थ। यथार्थ का मतलब क्या कल्पना होगा? नहीं। क्या सपना होगा? नहीं। क्या अनुमान होगा? नहीं। तो यथार्थ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? वास्तविकता। ठीक है, वास्तविकता या फिर असल। यथार्थ शब्द का अर्थ क्या होगा? वास्तविकता या फिर असल जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है? निम्न में से कौन सा वाक्य वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है, जो आपके पेपर में प्रश्न आता ही है। एक प्रश्न तो आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, इसमें क्या गलती है? संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, प्रश्न संबंधी, ये आपको पहचानना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, उन लोगों ने मुझे बुलाया, मुझको बुलाया गया, मुझे गए बुलाया, बुलाया मुझको उन्हें। बताइए इसमें से आंसर क्या हो जाएगा सही। बताइए क्या होगा आंसर सही इसमें से। ठीक है, तो बुलाया मुझको उन्हें, क्या ये वाक्य बन रहा है? सही नहीं बन रहा है। मुझे गए बुलाए, ये नहीं बन रहा है। उन लोगों ने मुझको बुलाया गया, या उन लोगों ने मुझे बुलाया। मुझको बुलाया गया, उन लोगों ने मुझे बुलाया, इसमें से बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उन लोगों ने मुझे बुलाया जो है हमारा सही। मुझको बुलाया गया ये नहीं होगा, उन लोगों ने मुझे बुलाया, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, समय शब्द के विलोम में कौन सा शब्द सही है? अवसर, अनमोल, स्थिर या कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर सही। समय के संदर्भ में क्या होगा सही। बताइए क्या होगा। क्या अवसर होगा? क्या अवसर होगा इसका आंसर? ठीक है, अवसर होगा क्या? अवसर का मतलब होता है मौका। क्या होता है? मौका। तो अवसर हमारा आंसर नहीं हो सकता। अनमोल, क्या इसका समय का मतलब अनमोल होगा? समय बहुत अनमोल है, कहते नहीं कहते? क्या समय का मतलब विलोम अनमोल हो जाएगा? नहीं होगा। समय का अनमोल का मतलब क्या होता है? कीमती। क्या होता है? कीमती। क्या स्थिर होगा इसका आंसर? क्या समय का मतलब स्थिर हो सकता है? क्या समय का मतलब स्थिर हो सकता है? स्थिर भी नहीं होगा, क्योंकि स्थिर का मतलब होता है अचल, चले ना, यानी स्थिर रहे। तो बच्चा समय, समय का विलोम क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं समय का। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं समय का विलोम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई भी नहीं समय का विलोम हो जाएगा।
ठीक है, समय का मतलब होता है काल से लिया जाए, ठीक है, वो होता है समय के बारे में बात करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान के लिए हमने बताया था, कोई भी प्रश्न आता है स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग का पहचानने के लिए, तो उसमें क्या लगाते हैं? होता है और होती है, ऐसे प्रश्न लगाते हैं। शब्द के लास्ट में ऐसी चीजें लगा लीजिए, आपके पास आंसर मिल जाए। जैसे पहला है प्रयास, आदेश, सहायता, संकेत। आंसर कीजिए, आप बता सकते हैं। तो प्रयास होता है, आदेश होता है, क्या आदेश होती है? सहायता होती है या सहायता की जाती है? संकेत होता है, संकेत होता है, संकेत दिया जाता है। तो देखिए क्या हो रहा, होती, सब में होता होता है, मगर एक प्रश्न है जिसमें आपके पास क्या लग रहा है? होती। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सहायता होती है। ठीक है दोस्तों, सहायता होती है। जैसे पानी पिया जाता है, ठीक है, पानी पिया जाता है, मगर पानी क्या है? पानी होता है। ठीक है, दही होता है, दूध होता है, ये सब क्या है? होता है। होती लगाइए और अपना आंसर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता है में वाच्य है। वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य बताया था आपको। कृत्यवाच्य में कर्ता और कर्म दोनों मिलते हैं, ठीक है। कृत्यवाच्य सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। भाववाच्य सदैव कैसा होगा? अकर्मक होगा। और क्रमवाच्य कैसा होगा? हमेशा सकर्मक होगा। कैसा होगा? सकर्मक होगा। कह रहा वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है? वह क्या पढ़ता है? कोई पता नहीं है। मगर हमने कहा था जब भी वाच्य की पहचान करनी हो तो कर्ता को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बदल दीजिए और हमारे वाक्य की पहचान हो जाती है। ठीक है, हमने कहा वह पढ़ता है, हमने वह पढ़ता है तो हमने कर दिया क्या? वह पढ़ता है तो कह दिया वह पढ़ती है। क्या है? वह पढ़ती है। अब वह किसके लिए स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग हो, सब में वह लगाते हैं। अब कर्ता के अनुसार क्या हो रही है? क्रिया बदल रही है। जब कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है तो हमारा कृत्यवाच्य है। कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है तो कृत्यवाच्य। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलती है तो हम देखते हैं कि उसमें कर्म है कि नहीं है। कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदल रही तो फिर कर्म है कि नहीं है। अगर कर्म होता है तो फिर कर्मवाच्य, अगर कर्म नहीं होता है तो फिर हम भाववाच्य के साथ चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर कृत्यवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में एक ना एक प्रश्न जरूर आता है इसमें से। बताइए तत्सम कौन सा है? सूरज, आंख, अग्नि, हाथ। बताइए तत्सम, तो बताइए कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। तत्सम तद्भव आपने पढ़ा भी होगा, अच्छे से पढ़ा है। आंसर कीजिए इसका। तत्सम तद्भव बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके पास। ठीक है, तो सूरज ये हमारा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? सूर्य। आंख का हो जाएगा अक्ष, तत्सम। अग्नि का हो जाएगा आग। आग कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव शब्द है। और जो हमारा अग्नि है ये हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और हाथ का तत्सम हो जाएगा हस्त। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हमारा अग्नि हो जाएगा। और तत्सम तद्भव की पहचान भी जान लेते हैं। तत्सम की पहचान अगर आपके पेपर में आता भी है तो कैसे करेंगे? ठीक है, संयुक्त अक्षर से बने शब्द जो भी होंगे वो क्या होंगे? तत्सम होंगे। संयुक्त अक्षर से बने शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। ठीक है, इसको संयुक्त अक्षर लिख लेंगे। संयुक्त अक्षर
संयुक्त अक्षर से बने शब्द क्या होते हैं? जैसे कौन कौन से होते हैं? त्रा, ज्ञा, त्रा, और कौन सा होता है? ठीक है, त्रा, ज्ञा, स्रा, और कौन सा होता है? छत्रंज्ञा। कौन सा होता है? छत्रंज्ञा। कक्षा वाला छा बना लेंगे। ये भी क्या था है? अगर कहीं पर भी ऐसे शब्द लगे मिल जाते हैं तो हमारे कैसे होते हैं? हमेशा तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो ताड़नजात होते हैं, कौन से होते हैं? ताड़नजात। जैसे डा और ढा, इनका प्रयोग कभी भी तत्सम शब्दों में नहीं किया जाता है, कभी भी तत्सम शब्दों में नहीं हो किया जाता है, तो ये हमेशा तत्सम नहीं होते हैं, तत्सम नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है? एक आता है अनुस्वार। क्या आता है? अनुस्वार। एक ये होता है, एक होती चंद बिंदु। क्या होती है? क्या होती है? चंद बिंदु होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? चंद बिंदु। ठीक है, तो जहां पर भी चंद बिंदु या फिर अनुस्वार लगा मिलता है, अनुस्वार लगा मिल जाएगा तो हमेशा कैसा होगा? तत्सम होगा। अगर चंद बिंदु मिल जाएगी तो कैसा होगा? तद्भव होगा। ऐसा होगा? तद्भव होगा। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर भी अनुस्वार मिल जाए तो तत्सम, चंद बिंदु मिल जाए तो तद्भव। ताड़नजात वाले शब्द कभी भी तत्सम नहीं होंगे, और संयुक्ताक्षर से बने शब्द जो भी होंगे वो कैसे होंगे? तत्सम होंगे। कैसे होंगे? तत्सम होंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेंगे इसे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बचपन है भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक, ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अगर मुख्य रूप से पूछता है, अगर मुख्य रूप से पूछता है तो कितने प्रकार की होती है संज्ञा? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और द्रववाचक। ठीक है, तो क्या ये बचपन समूह के बारे में बताता है? नहीं, समूह के बारे में नहीं बताता। समूह के बारे में क्या बताता है? कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, सेना हो गई, पुलिस हो गया, ठीक है, दल हो गया, बाजार हो गई, ये सब समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक क्या होते हैं? जातिवाचक इसमें क्या कहेगा? समूहवाचक में क्या कहेगा? पुलिस, सेना, बाजार, दल, गिरोह, ये सब किसमें आते हैं? हमारे कक्षा, ये सब हमारे किसमें आते हैं? ये सब हमारे समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक में क्या आएंगे? जैसे जातिवाचक विद्यालय, जातिवाचक प्रधानमंत्री, जातिवाचक आम, जातिवाचक। ठीक है, कवि, जातिवाचक नदी, जातिवाचक पहाड़, जातिवाचक पर्वत, जातिवाचक। ठीक है, जिनसे भी जिनका भी नाम लेने पर हमें बहुत सारी चीजों का अभाव हो, वो हमारे जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है द्रव्यवाचक, जैसे सोना, पानी। ठीक है, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बचा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक जिनसे हमें सिर्फ एक चीज के बारे में, एक चीज का ज्ञान हो, ज्ञात हो। जैसे गंगा, गंगा का नाम लेते ही आपके पास गंगा नदी के बारे में बात आती है, तो नदी नहीं है, सिर्फ नदी अगर बोलेगा तो बहुत सारी नदियां, पर गंगा बोलते हो, गंगा नदी हो गई। हिमालय पर्वत, राम, श्याम, लखनऊ। ठीक है, ये सब क्या होंगे? ये सब हमारे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। इनका कभी भी हम बहुवचन नहीं बना सकते, सदैव एक वचन में होती है,
और कभी भी ये हमेशा रहते हैं, इनका अस्तित्व कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। वो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सवैया चिन्ह का प्रयोग मुख्यतः किस रस में हुआ है? सवैया चिन्ह का प्रयोग मुख्यतः किस रस में हुआ है? करुण रस में, श्रृंगार रस में, वीर रस में, शांत रस में? बताइए किस रस में हुआ है, आंसर कीजिए। बता सकते हैं किस रस में हुआ है? ठीक है, आप बताइए, तब तक हम लोग इसके स्थायी भाव के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, स्थायी भाव के बारे में। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है, बताइए। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। क्या है? शोक। श्रृंगार रस का भाव स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार कब किया जाता है? रात में। और श्रृंगार कब करती है? रात में। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। क्या है? उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है, बताइए। शांति कब थी? जब वेद नहीं थे। शांति कब थी? जब वेद नहीं थे। वेद क्या ही, उसके बाद अशांति हो गई, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो गया? निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव। ठीक है, रस टोटल कितने प्रकार के हैं? 9। भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। हम लोग हमें 4 रस के बारे में जानना है। ठीक है, पहले इसका आंसर दे देते हैं। सवैया जो है श्रृंगार रस का जो है वो है उदाहरण है। ठीक है, मुख्यतः किसमें प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। इसके बाद हम लोग किसमें, श्रृंगार रस हो गया, करुण हो गया, वीर हो गया, क्रोध रस, रौद्र। क्या होता है? क्रोध। ठीक है, रौद्र का क्या होता है? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, बताइए। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? और अद्भुत के बाद बताएंगे विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। पढ़ा तो होगा ही आपने ना। अद्भुत रस का बताइए और विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। ठीक है, ये दो आपके पास आगे बताएंगे, तब तक आप इंसान आंसर कीजिए। तभी तो किसका उदाहरण है? क्या ये निपात है, कालवाचक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयार्थ बोधक है? पहले तो ये सब किसके उदाहरण है ये जानेंगे। ये सब अव्यय के हैं। किसके हैं? अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अव्यय में भी कौन से? अविकारी। ठीक है, किसमें आते हैं? अविकारी में आते हैं। और क्या होते हैं? विकारी। विकारी में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ऐसे ही अविकारी हमारे कौन कौन से होते हैं, बताएंगे। एक तो समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। एक आपका आता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्या आता है? क्रिया विशेषण अव्यय। वैसे तो इनकी संख्या मुख्य रूप से 4 होती है। कितनी होती है मुख्य रूप से? जब भी मुख्य रूप से बात करेगा तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अदरवाइज इनकी संख्या 5 होती है। पांचवा कौन सा बढ़ता है? निपात जो है इसमें बढ़ जाता है और इनकी संख्या 5 होती है। और जो कालवाचक है ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? कालवाचक जो है हमारा किसके अंतर्गत आता है? कालवाचक जो हमारा क्रिया विशेषण के अंतर्गत। कालवाचक, स्थानवाचक, ठीक है, ये सब हमारे क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो तभी तो जो है क्या होता है? तभी तो जो है निपात है। निपात क्या होते हैं? जो किसी पर और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं, किसी शब्द को और अधिक प्रभावशाली बना देते हैं, वो हमारे निपात के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा निपात। अगला प्रश्न है, विद्यालय है, अभी आपको बताया था विद्यालय क्या है? व्यक्तिवाचक है, दाच्यवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है? तो विद्यालय जो हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आता है, क्योंकि विद्यालय का नाम लेते ही हमारे अंदर बहुत सारे विद्यालय आ गए। किस विद्यालय की बात कर रहा नहीं पता है, ठीक है। और विद्यालय का बहुवचन बनाया सकता है, विद्यालयों बोल सकते हैं, मगर जो है ये जातिवाचक है,
मगर आप उसे बोल देगा नवोदय विद्यालय, क्या बोल दे, नवोदय विद्यालय, तब आपके दिमाग में नवोदय विद्यालय की बात करेगा, और नवोदय विद्यालय है इसलिए वो कैसा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? छंद आपको बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। फिर मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, विषम मात्रिक और सममात्रिक, विषम मात्रिक, और कौन सा होता है बताइए? सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्धमात्रिक। ठीक है, अर्धमात्रिक होती है। ये सब आपको पढ़ाया है, ठीक है दोस्तों, सब आपने पढ़ा है। अब इसमें से आप बताइए, रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं, 24, 26, 32 या 48? जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए इसमें कितनी मात्राएं हैं? बता सकते हैं? क्या इसमें 24 मात्राएं होती हैं? 48 तो है ही नहीं, 32 नहीं है, 26 नहीं है, कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं। और ये सब किसके अंतर्गत, सब मात्रिक के अंतर्गत आते हैं। चोर गहो, आपसे क्या क्या, चोर गहो एक बताया था आपको, सब चोर गहो। चा से चौपाई, रा से रोला, गा से गीतिका और हा से हरि गीतिका। क्या होता है, हरि गीतिका। ठीक है दोस्तों, 16, 24, 26, 28 ऐसे मात्राएं की याद करते हैं। और अर्धमात्रिक में कौन कौन से आते हैं? दोहा, सोरठा, ठीक है, उलाला, दोहा, सोरठा, उलाला, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब हमारे अर्धमात्रिक के अंतर्गत आते हैं। बता चुके हैं आपको कई बार। बरवे लिखेंगे, बरवे, इसे इसमें आते हैं अर्धमात्रिक के अंतर्गत। दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 11, यानी विषम में 13 और सम में कितनी? 11। इसका अपोजिट कर लेंगे, 11, 13 तो इसमें होती है। उलाला में 15, 13 होती हैं, और बरवे में कितनी होती हैं? 12, 7 होती हैं। बरवे में कितनी होती हैं? 12, 7 होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जो है, जो है क्या है? जो है, तो जो है क्या है? बताइए जो क्या है? क्या प्रश्नवाचक है, संबंध बोधक है, संकेतवाचक है, निजवाचक है? निजवाचक में हमेशा क्या आता है? आप। संकेतवाचक में यह, संबंध में जो सो, इससे बनने वाले जैसा जैसा, ये सब जो संबंधवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक आप जानते ही हैं, बता चुके हैं बहुत बार। तो हमारा जो है कैसा है? हमारा संबंधवाचक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आज कल तब किस अव्यय के उदाहरण है? आज कल तब किस अव्यय के उदाहरण है? बताइए दोस्तों, ये सब किसके उदाहरण है? क्या ये स्थानवाचक है? क्या ये स्थान के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, स्थानवाचक में क्या आता है? यहाँ वहां, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सब स्थानवाचक के अंतर्गत आते हैं। क्या ये कालवाचक है? जी हाँ, ये कालवाचक के अंतर्गत बात कर रहे हैं। आज कल तब ये सब क्या है? ये सब हमारे कालवाचक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक और प्रमाणवाचक ये दोनों नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, निर्भय का विलोम है, निर्भय का विलोम है साहसी, निडर, भयभीत या वीर? बताइए निर्भय का विलोम क्या होगा, यानी निर्भय का उल्टा क्या होगा? बता सकते हैं निर्भय का उल्टा क्या होगा? निर्भय मतलब जिसमें डर ना हो, वो निर्भय होता है। तो निर्भय का उल्टा साहसी होगा? नहीं।
निर्भय का उल्टा निडर होगा, जिसमें डर ना हो तो वो भी निर्भय होता है। निडर मतलब डरे ना। वीर, जिसमें डर ना हो वो भी वीर कैसे होते हैं? साहसी होते हैं। ठीक है, तो बच्चा का निर्भय मतलब जिसमें डर ना हो, भयभीत मतलब डरा हुआ। भीत का मतलब क्या होता है? डरा हुआ। हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि उसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहाँ गया पता नहीं। अगला प्रश्न के बाद हमारा आता है, भारत भारती के लेखक हैं। भारत भारती के लेखक हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त हैं, दिनकर हैं, पंत हैं या निराला हैं? बताइए जल्दी से आंसर कीजिए। भारत भारती के लेखक हैं, ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? भारतीय भारत के इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। और राष्ट्र कवि, क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि। क्यों? ये क्योंकि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृति है, इसलिए इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना गया जाता है। किसके लिए? मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती के लिए राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत भारती के 3 खंड हैं। भारत भारती के 3 खंड भी। कौन कौन से 3 खंड हैं? अतीत, वर्तमान और भविष्य। कौन कौन से हैं? अतीत, वर्तमान और भविष्य के 3 खंड हैं। इसके भारत भारती के 3 खंड हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य जो है इनके 3 खंड हैं। ऐसे ही और रचनाएं आपके पास आती हैं। कौन कौन सी रचनाएं? जैसे दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? रश्मि किसकी रचना है? दिनकर की रचना है। इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है कुरुक्षेत्र, एक नहीं है? कुरुक्षेत्र भी किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र जो है इनकी रचना है। किसकी रचना है? रश्मि, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ये सब हमारी दिनकर जी की रचना है। ठीक है, और कौन सी है? हुंकार है इनकी रचना। पशुपति है, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, ये भी इनकी रचना है। और कौन सी है? उर्वशी। उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। उर्वशी किसकी रचना है? ये भी दिनकर जी की रचना है। और उर्वशी के साथ साथ कौन सी रचना आती है इनकी? रेणुका। कौन सी? रेणुका, ये भी जो है इनकी रचना है। ठीक है, अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि पंत और निराला की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पंत की अच्छा है कि इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए उसका नाम क्या है? बताइए। चिदंबरा। कौन सी? चिदंबरा, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। युगवाणी, ठीक है, ये सब पेपर में आपसे पूछी गई है। चिदंबरा जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, याद रख लीजिएगा। किसकी रचना है? पंत जी की रचना है। और निराला जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? निराला जी की रचना कौन सी है? परिमल। कौन सी है? परिमल, अनामिका। ठीक है दोस्तों, ये सब इनकी रचना है। चिदंबरा, इनकी उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। परिमल और अनामिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लोगों ने शुरुकुल करके डाकुओं को भगाया में उपरोक्त वाक्य में बताइए क्या है? कर्ता कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है? लोगों ने शुरुकुल करके डाकुओं को भगाया, तो जो भगाया है ये भागने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? भागने का प्रभाव डाकुओं पे पड़ रहा है। ठीक है, किस पे पड़ रहा है? डाकुओं पे पड़ रहा है। और डाकुओं को, कर्ता ने कर्म को, तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा कर्म कारक हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? कर्म कारक हमारा सही आंसर हो जाएगा। कर्ता कारक नहीं है, करण कारक नहीं है, संप्रदान कारक भी नहीं होगा, तो सही आंसर हमारा हो गया कर्म कारक। अगला प्रश्न है, पा का उच्चारण स्थान क्या है? पा का उच्चारण स्थान पर क्या है? हम फिर से जान लेते हैं। का वर्ग, क्या वर्ग, का वर्ग, का वर्ग और पा वर्ग। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ठीक है, सब क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इनसे पेपर में प्रश्न पूछता ही पूछता है कि निम्न में से कौन सा कंठ है, कौन सा तालव है, कौन सा ओष्ठ है। तो आपको लिखा दिया पा। पा का उच्चारण स्थान क्या है?
पा का विसर्जन स्थान ओष्ठ के अंतर्गत आता है, तो सही आंसर हमारा ओष्ठ हो जाएगा। और दंत वाले में क्या आते हैं हमारे, ता था आता है, कंठ में का वाला आता है, तालब में चा छा जा जा ये जो हमारे तालब के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, शायद वह अभी पढ़ रहा हो में क्या है? अपूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, रहा हो रहे हैं लग जाए, हो लग गया है, तो ये न तो भूत में रहेगा, भूत तो हो ही नहीं सकता बच्चे। वर्तमान, क्या ये अपूर्ण वर्तमान है? क्या ये अपूर्ण वर्तमान है? ठीक है, अगर सिर्फ शायद लगे रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान में चला जाएगा। मगर अब यहाँ पे शायद लग गया है, अभी ये क्लियर नहीं है, डाउट में है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान जो है हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा ये संदिग्ध वर्तमान के अंतर्गत आएगा। जो शायद वह अभी पढ़ रहा है वो ये हमारा संदिग्ध वर्तमान है। अगला प्रश्न है, का कारक चिन्ह किसके अनुसार बदलता है? का कारक चिन्ह किसके अनुसार बदलता है? काल के अनुसार, लिंग के अनुसार, पुरुष के अनुसार या कारक के अनुसार? तो का कारक चिन्ह जो है हमारा किसके अनुसार बदलता है, बताइए, बता सकते हैं का कारक चिन्ह किसके अनुसार बदलता है? का कारक चिन्ह किसके अनुसार बदलता है, बताइए जल्दी से। तो का कारक चिन्ह जो है हमारा लिंग वचन के अनुसार बदलता है। ठीक है, लड़का तो लगाते हैं का, लड़की हुआ तो की लगाते हैं, कहते हैं। इस तरह हमारा लिंग वचन के अनुसार कारक के अनुसार बदलता है। ढा का है कैसे आता है? टा, टा, टा और ढा कितने नंबर पे आता है? 4। जब भी अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष ऐसे शब्द आपके सामने आते हैं तो हमेशा पहले उन पर नंबर डाल लीजिए। नंबर डालने से आपका आधा प्रश्न ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताया है आपको अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, सब आप पढ़ चुके हैं। घोष या फिर सघोष की बात करेगा तो किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, सा, सा और सा ये हमारे क्या होते हैं, हमारे अघोष के अंतर्गत आते हैं। और किसी भी वर्ग का बचा हुआ तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होते हैं, घोष के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों पूछ रहा है आपके पास धा जो है चौथे नंबर पे आता है, दा अगर चौथे नंबर पे आता है यानी चौथा नंबर क्या होता है, घोष होता है, तो अघोष वाले ऑप्शन कट जाएंगे। अब अघोष और अल्पप्राण की बात कर रहा है, अघोष है कि अल्पप्राण है, तो उसके लिए हमें अल्पप्राण महाप्राण भी पता होना चाहिए। अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो अब जहां पर भी अल्पप्राण है वो भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। बचा कौन सा, महाप्राण और घोष जो है, धा जो है हमारा महाप्राण और घोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से घोष नहीं है, घोष नहीं है तो ता था दा धा कितने, ता था दा, ता था दा कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। पा फा बा कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। का खा गा कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ता कितने नंबर पे, पहले नंबर पे। पूछा है आपसे घोष, क्या ये घोष होता है? नहीं, पहला दूसरा ये होता है, अघोष होता है। क्या होता है, अघोष होता है। और हमारे पास पहला नंबर आया है तो ये इनमें से घोष नहीं है, तो तीनों ये घोष हैं। तो बच्चा कौन सा, ता जो है हमारा घोष नहीं है, ता कैसा है, हमारा अघोष के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, रक्त कमल में समास है। समास भाई आपको बताया है कितने प्रकार के, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं बताइए। 4 प्रकार के, मुख्य रूप से जब बात करेगा तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मुख्य रूप से बात करेगा तो फिर 4 प्रकार के। जब भी मुख्य रूप से पूछेगा तो 4 प्रकार के। और ऐसे समास कितने होते हैं, अगर सिर्फ समास पूछ लेगा तो आप समास कितने बताएंगे, समास की संख्या 6 होती है। मुख्य रूप से 4 होती हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे बता देते हैं आपको, अव्ययभाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, अव्ययभाव समास होते हैं। तत् मतलब दूसरा, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तीसरा होता है द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास होते हैं।
बहुब्रीहि समास जिसमें बहुएं प्रधान होती हैं वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, बचा आपके पास अगला कर्मधारय समास जिसमें क्या होता है, उपमेय मिल जाए, उपमान मिल जाए, ठीक है, या फिर क्या मिल जाए, विशेष विशेषण मिल जाए, विशेष और विशेषण मिल जाए। तो ये हमारे कैसे होते हैं, ये सब हमारे कर्मधारय समास। बच्चा आपके पास द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला शब्द कैसा होता है, संख्यावाची। पहला शब्द कैसा होगा, संख्यावाची होता। जैसे चौराहा, तिराहा, अठन्नी, चवन्नी, ये सब क्या हो गए हमारे द्विगु समास के अंदर। तो बच्चा रक्त कमल, रक्त कमल, रक्त कमल। कमल कैसा है, रक्त है, रक्त के समान है। कमल कैसा है, रक्त के समान है। तो ये क्या हो गए हमारे उपमेय और उपमान मिल गए, विशेष विशेषण मिल गए। ठीक है, उपमेय उपमान मिल गए। ठीक है, रक्त की विशेषता बता रहा है कमल, कमल की विशेषता कौन बता, रक्त बता रहा है। रक्त क्या है, यानी कमल कैसा है, रक्त के समान है। ठीक है, तुम्हारा ये होगा कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, लास्ट आखिरी प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है। निम्नलिखित किस वाक्य में कर्म कारक है, वह दिन में आएगा, में लग गया, कैसा होता है, अधिकरण कारक। कैसा होता है, अधिकरण कारक। भूखो भूखो को खाना खिलाओ, तो कैसा हो गया, कर्म कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता अलग हो रहा है, तो फिर अपादान कारक। मगर बच्चा मैं घर पर हूं, घर पर हूं तो कैसा हो गया, घर पर मतलब अधिकरण कारक। तो आप आपके सामने आंसर दे सकते हैं, कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक के अंतर्गत हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक के अंतर्गत हमारा बी ऑप्शन आएगा, जो कि सही है, भूखों को खाना खिलाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आशा करते हैं आपने सीखा होगा, इनसे समझा होगा। ये आपके पेपर में हूबहू आ सकते हैं, या फिर ये आपके पेपर में इनसे संबंधित कुछ भी आ सकता है। ये नहीं तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ। हमने सारे क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन के माध्यम से आपको 50-60 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को जबरदस्त करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।